वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जांगड़ा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 जो कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी हमने पहली यूनिट डिस्कस कर ली है। आज हम शुरू करेंगे सेकंड यूनिट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है कि द टर्म इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द सोशल स्टडी how individual household firms and government make choices on allocating scarce resources to satisfy their unlimited wants and needs। कि कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फर्म गवर्नमेंट, उनके पास चॉइसेस होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, और उन स्केर्स रिसोर्सेज को वो किस तरह से यूज़ करते हैं, किस में अपनी अनलिमिटेड वांट्स और जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको वो रिसोर्सेज को, स्केर्स रिसोर्सेज को जिस तरह से यूज़ करते हैं ना, वही सिस्टम पूरा का पूरा क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स को हम किन किन रूप में देख सकते हैं। एक तो है जैसे इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। आर्ट में क्या होता है कि आर्ट एक एप्लीकेशन होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है। आर्ट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है कि आर्ट एक्ट एज सॉल्यूशन टू ऑल इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशन। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जितनी भी इकोनॉमिक्स कॉम्प्लिकेशन होती है ना, उनका सॉल्यूशन होता है। तो इकोनॉमिक्स को हम एज एन आर्ट बोल सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अब साइंस जो होती है ना, वो आपकी हमेशा कॉज प्लस इफेक्ट, मतलब कोई ना कोई कारण और उसका कोई ना कोई प्रभाव होता है। कि साइंस इज मेनली डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। साइंस में क्या होता है? फैक्ट होते हैं भाई, फिगर होते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स कैन आल्सो टर्म्ड एज साइंस। इस पॉइंट के हिसाब से ना इकोनॉमिक्स को भी हम क्या कह सकते हैं? साइंस कह सकते हैं। ये क्या होती है? बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड लॉ। इकोनॉमिक्स में भी क्या होती हैं? थ्योरीज होती हैं और कुछ नियम होते हैं। और इसका भी क्या होता है? इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स में भी क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन कौन से स्कोप हैं? देखिए, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है। एक को आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो। माइक्रो जैसे वर्ड, माइक्रो के अंदर मतलब ना स्मॉल, एक तरह से आप स्मॉल कह सकते हो। मतलब कोई इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है, या कोई एक फर्म है, कोई कंपनी, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ना, वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, वो एज ए होल ट्रीट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी फर्म कह सकते हो या किसी देश की पूरे की। डेफिनेशन देखो आप इसकी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्जामिंग एवरी इंडिविजुअल एक्टिविटी। प्रत्येक इंडिविजुअल की जो एक्टिविटी है ना, उसको एग्जामिन किया जाता है। इंडस्ट्री एंड इंट्रैक्शन मेनली ऑब्जर्व हाउ ए पर्सन अर्न्स एंड स्पेंड इज इनकम। कि ये किस पे ऑब्जर्व करती है, क्या चीज़ देखती है कि कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या कोई फर्म किस तरह से पैसे कमा रही है और उनको स्पेंड कर रही है। वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इससे जुड़े हुए जो टर्म्स है वो क्या होते हैं? इलास्टिसिटी, ठीक है, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इलास्टिसिटी मतलब एक फैक्टर चेंज होता है तो दूसरा कितना चेंज होता है, मतलब क्वांटिटी और जो आपकी प्राइस है उनका क्या रिलेशन है, वो इलास्टिसिटी। थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, मोनोपोली, ओलिगोपोली। मोनोपोली बेसिकली क्या होती है कि एक तरह से ना एकाधिकार। एकाधिकार मतलब कि ना मार्केट के अंदर उस तरह की केवल एक ही फर्म है, ठीक है, और वो पूरे के पूरे प्रॉफिट अपना गेन कर रही है। मोनोपोली है मतलब कि एक तरह का एक ही आपके पास क्या होगा इसमें कि सेलर होगा और उसका ना पूरा का पूरा जो मार्केट है उसमें कंट्रोल होगा। ओलिगोपोली में की क्या होता है कि बहुत सारी स्मॉल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ या फर्म होती हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारी छोटी छोटी फर्में मिला के ओलिगोपोली बनाती हैं। ये आपकी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में जैसे बताया गया था कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज़ द होल इकोनॉमिक फंक्शन। पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसके फंक्शंस को, उसके परफॉर्मेंस को ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब किसी भी इकोनॉमी, कोई भी जो किसी देश की इकोनॉमी है ना, उसकी पूरी की पूरी जो फंक्शनिंग है, उसका परफॉर्मेंस है, उन सभी को ना एग्जामिन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स।
टर्म्स इसके साथ क्या क्या रिलेटेड हैं, जैसे आउटपुट एंड इनकम हो गया, ठीक है, मतलब इनकम, और फिर वो इफ़ेक्ट डालती है किसके ऊपर, आउटपुट पे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब प्राइसेस जो है ना उनमें वृद्धि हो जाना, प्राइसेस में कमी आ जाना, ये है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं। अगला जो वर्ड्स है ना वो क्या है, डिमांड्स। डिमांड, डिमांड को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, मांग। वो क्या होता है, जैसे ना मतलब कि कोई प्राइस है, ठीक है, कमोडिटी है और उसका प्राइस है। कोई कंज्यूमर जो है उसकी जो कैपेबल, मतलब उसकी जो क्षमता है ना चीज़ों को खरीदने की, किस पे, गिवन प्राइसेस पे, वही आपकी डिमांड है। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ बाइंग। कमोडिटी की जो क्वांटिटी, जो एक कंज्यूमर कैपेबल है, क्षमता रखता है खरीदने की, और विलिंग टू पे द प्राइस, और उसका जो प्राइस है वो पे करने की क्षमता उसके पास एट द गिवन टाइम, वही आपकी क्या कहलाती है, डिमांड। थ्योरीज ऑफ डिमांड की बेसिक थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, जैसे ना नॉर्मल क्या होता है कि मतलब प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस आपके बढ़ेंगे ना तो क्वांटिटी या डिमांड जो है ना वो आपकी नीचे आएगी, और प्राइस आपके घटेंगे तो क्वांटिटी आपकी या डिमांड आपके ऊपर जाएगी। नॉर्मल थ्योरी है डिमांड की। द थ्योरी ऑफ डिमांड इज लॉ दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। बाकी जो फैक्टर है ना प्रोडक्शन के वो कांस्टेंट रहेंगे, और एक जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है उनका जो रिलेशन है ना वो थ्योरी ऑफ डिमांड है। इफ द प्राइस ऑफ एनी गुड और सर्विसेज राइजेज, किसी गुड का या सर्विस का प्राइस राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन इट डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यदि उस गुड या सर्विसेज का प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। वन फैक्टर अदर देन प्राइस आर चेंज, जब अन्य फैक्टर प्राइस के अलावा चेंज होते हैं तो डिमांड भी क्या होगी, चेंज होगी। दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इन सभी को डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो पढ़ेंगे हम। ये जैसे देखो ग्राफ है, मतलब इधर प्राइसेस आपके पास और इधर आपकी क्वांटिटी। जैसे मान लो प्राइस आपके पास 10 है तो क्वांटिटी आपकी 20 से वो है, ऐसे 20 क्वांटिटी प्राइस हो जाता है तो आपकी डिमांड 20 है। 30 प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। ये नॉर्मल आपकी डिमांड थ्योरी है। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से तत्व हैं जो आपकी डिमांड को प्रभावित करते हैं। इनकम, ठीक है भाई, इनकम आपकी ना डिमांड को प्रभावित करेगी। इनकम कम है या ज़्यादा है वो चीज़ मैटर करती है आपकी किसमें, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो चीज़ों को ज़्यादा इंक्रीज बाई करेगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की चॉइसेस क्या क्या हैं, कितने नंबर ऑफ बायर हैं, खरीदार कितने हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उससे संबंधित जो गुड्स हैं उनके क्या प्राइसेस हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। मतलब ना चाय, मान लो चाय और कॉफ़ी, ठीक है, अगर चाय के दाम ज़्यादा हैं तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और चाय के दाम कम हो जाएंगे तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो आपकी घट जाएगी। इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्स जो एक दूसरे के साथ हैं, जैसे मतलब कि जो दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, वो आपके कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं। तो उनमें से अगर एक की भी डिमांड बढ़ेगी ना तो दूसरे की भी बढ़ेगी, ठीक है, एक की घटेगी तो दूसरे की भी घटेगी। कॉम्प्लीमेंट गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी आपका डिपेंड करता है या प्रभावित करता है किसको, आपकी जो डिमांड थ्योरी है उसको। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपवाद है एक तरह से, ठीक है, किसमें, आपकी लॉ ऑफ डिमांड में अपवाद हैं, ठीक है, जो इसके अगेंस्ट हैं। जैसे गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स कौन कौन से होते हैं, एक तरह के इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, इन्फीरियर मतलब कि उनका अगर प्राइस बढ़ भी गया ना, प्राइस बढ़ गया तो भी उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ ही होगी। जैसे नॉर्मल हम कह सकते हैं कुछ एक गुड्स ऐसे होते हैं जैसे ब्रेड है, उनकी प्राइस बढ़ भी रहे ना तो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। वेबलन गुड्स ना वैल्यूएबल होते हैं, जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड। अब गोल्ड जितना ज़्यादा बढ़ता है डिमांड उसकी घटेगी नहीं, वो बढ़ती रहेगी। गोल्ड है मतलब कीमती वस्तुएं, ये वेबलन गुड है। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस, किसी कारणवश प्राइस चेंज हो जाता है ना, प्राइस घटने की, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में ना अभी तो बढ़ रहा है, ठीक है, और भविष्य में इसका प्राइस क्या होगा,
घटेगा, भविष्य में इसका प्राइस घटेगा, तो हम उसको उसकी डिमांड ज़्यादा रखते हैं। तो यही चीज़ है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेस। नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ एक ऐसी नेसेसरी गुड्स हैं जिनका चाहे प्राइस बढ़ता रहे, जिनकी हमें ज़रूरत है तो उनकी डिमांड हमेशा हाई रहेगी, बढ़ती रहेगी, और घटेगा तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उनकी डिमांड हमेशा रहेगी। और चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम मतलब किसी पर्सन की इनकम अभी कम है तो वो चीज़ें कम परचेज़ कर रहा है, ठीक है। उसकी इनकम ज़्यादा हो गई तो फिर वो चाहे उस प्राइस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा हो तो भी उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं ना, उनका आपस में रिलेशन ही क्या है आपका डिमांड फंक्शन। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम किस में, एक तो है मार्केट, एक तो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक है मार्केट डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में आप पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जैसे इसको इससे डिनोट किया जाता है, ये पॉइंट हैं हम इनको पढ़ेंगे। जैसे डिमांड ऑफ कमोडिटी, ये डिमांड फंक्शन इंडिविजुअल डिमांड के फंक्शन है। डी एक्स जहाँ पर एक्स लिखा है ये है डिमांड ऑफ कमोडिटी, फंक्शन ऑफ कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या प्राइस है उसका, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, पी आर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट और टेस्ट पैटर्न ऑफ कंज्यूमर, ये आपकी सारी की सारी है ना इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर आती हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन में जैसे डिमांड ऑफ कमोडिटी, फंक्शन ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये आपकी सारी की सारी है ना, ये मार्केट डिमांड को प्रभावित करती है। और साथ में नीचे इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, टेस्ट पैटर्न और कंज्यूमर, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, मार्केट के अंदर कितने कंज्यूमर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कहीं पर इनकम ज़्यादा है, इनकम कहीं पे कम है, ये टोटल आपकी मार्केट डिमांड फंक्शन है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी सारी इसके ऊपर पड़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ क्या होती है कि लोच, मांग की लोच, ठीक है, मतलब कि डिमांड है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर एक वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंजेस, किसमें चेंजेस, इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, किसी एक वेरिएबल में भी अगर चेंज होता है ना जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड जो है उसकी चेंज होती है, उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड द परसेंटेज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, मतलब कितनी डिमांड परसेंटेज में चेंज हुई, किससे, वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल में चेंज होने से, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल हैं जिनके ऊपर डिमांड आपकी डिपेंड करती है, एक तो आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी और कंज्यूमर की इनकम, ये वेरिएबल हैं। और नीचे भी होंगे, नहीं यही है, वेरिएबल इतने हैं जो आपके डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से, परसेंटेज चेंज होने से उसकी क्वांटिटी में, डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होता है, वही आपका प्राइस इलास्टिसिटी है। इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स आर स्टडी, इट इज़ मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप बाकी चीज़ें हैं ना आपकी, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, प्राइस, ये तो सेम ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से जितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ ना उसके रिलेशन में कितनी परसेंटेज आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हुई है, वो प्राइस इलास्टिसिटी है। इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, वो आपका इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर अनदर कमोडिटी वाई, एक कमोडिटी एक्स और एक कमोडिटी वाई इज द चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, एक एक्स कमोडिटी और एक वाई की जो प्राइस है उसमें चेंज होने से एक्स की डिमांड में कितना चेंज हुआ, वो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी। फॉर्मूला क्या देखिए इसका,
कि प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, जितना क्वांटिटी में परसेंटेज में चेंज हुआ डिवाइड में प्राइस में चेंज हुआ। ठीक है, ये आपका इसी से नीचे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई चेंजेस इन प्राइस फॉर्मूला है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आप देखोगे ना, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन ओवन प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सेम नहीं रहता। फॉर सम कमोडिटीज डिमांड इज सेड टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज कंपेयर टू अदर कमोडिटी। कुछ कमोडिटीज़ में क्या होता है, डिमांड इज सेड टू बी मोर रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है प्राइस चेंज होने से, मतलब कि प्राइस हल्का सा चेंज हुआ और डिमांड उसकी ज़्यादा हो गई, इस तरह से। डेट इज़ वाई देर आर वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, ठीक है, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में ज़्यादा चेंज। इन इलास्टिक प्राइस में थोड़ा, प्राइस में चेंज होने से उसकी प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज हुआ 1 से, तो वो आपकी इन इलास्टिक यूनिट इक्वल। ठीक है, जितना प्राइस में चेंज हुआ एक तरह से, उतने ही प्रोपोर्शन में आपका डिमांड में चेंज हुआ। परफेक्टली इलास्टिक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना, और परफेक्टली इन इलास्टिक कुछ भी चेंज न होना, एक तरह से। प्रोडक्शन फंक्शन आप देखोगे, इट रेफर्स टू द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितनी क्वांटिटी अपने गुड्स की प्रोड्यूस की वो, और साथ में उसकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट यूनिट, इन दोनों का जो रिलेशन है वही आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ लेबर एल, कैपिटल के एंड लैंड एस, ये सारे इसके फैक्टर हैं। वाई इज इक्वल टू, जैसे ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आउटपुट और किसके बीच में, साथ में उसके प्रोडक्शन, उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो इनपुट लगा, उन दोनों में चेंजेस। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। नाम से पता चलता है शॉर्ट रन क्या, छोटे अवधि, लॉन्ग रन बड़ा। 1 वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन में देखोगे एक वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं बाकी सारे क्या होते हैं आपके, फिक्स्ड होते हैं। एक वेरिएबल फैक्टर और बाकी सारे फिक्स्ड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें लगता है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं भाई, वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, और इसमें लगता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। चलिए कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट लागत होती है। कॉस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सेक्रीफाइस मेड इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो सेक्रीफाइस किया जाता है वही आपका कॉस्ट है। इन बिजनेस कॉस्ट इज यूजुअली मॉनेटरी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एफर्ट्स, materials, resources, time, utility consumed, risk incurred and opportunity foregone in production and delivery of goods and services। बिजनेस के अंदर क्या है, कॉस्ट को मॉनेटरी वैल्यूएशन, पैसे के रूप में डिफाइन करना, वैल्यू निकालना सभी एफर्ट्स की, मटेरियल्स की, रिसोर्सेज की, टाइम, यूटिलिटी कंज्यूम, ठीक है, कितना रिस्क उठाया और कौन कौन से जो अवसर हैं वो आपने गंवाए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें ना कॉस्ट को डिफाइन करती हैं। ट्रेडिशनल, परंपरागत जो थ्योरी है कॉस्ट की, वो क्या कहती है, द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एंड अराइव्स एट द कंक्लूजन। ये ट्रेडिशनल थ्योरी आपकी कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट विश्लेषण करती है, किसमें, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, और कंक्लूजन क्या निकालती है कि बोथ द शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, दोनों शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी, आर यू शेप्ड, इनमें दोनों में यू शेप्ड कर्व बनती है, यू शेप, ठीक है। एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आर फ्लैटर देन शॉर्ट रन कर्व, कॉस्ट कर्व। और जो लॉन्ग रन वाली है ना, वो आपकी शॉर्ट रन की जो कर्व होती है उससे थोड़ी ज़्यादा फ्लैटर होती है। शॉर्ट रन कॉस्ट में कुछ एक फॉर्मूला, जैसे टोटल कॉस्ट जो है ना आपकी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दो तरह की होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल। उन दोनों का जो ऐड है, उन दोनों का जो सम है वो क्या है, टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये दोनों का जोड़ हो जाएगा इनका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी, ये शॉर्ट रन में है। लॉन्ग रन में बात करें, इन द लॉन्ग रन देर आर नो फिक्स्ड फैक्टर, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर अज्यूम किए जाते हैं, क्या माने जाते हैं कि सारे के सारे फैक्टर क्या आपके वेरिएबल हैं, चेंज होते हैं। ये आपकी कौन सी थ्योरी थी, ट्रेडिशनल। मॉडर्न थ्योरी,
मॉडर्न थ्योरी ऑफ द कॉस्ट डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल से अलग होती है ये। जैसे रिगार्ड ऑफ टू शेप ऑफ द कोस्ट करो की जो शेप है उनमें भी चेंजेस होता है इसमें किसके जैसे आपकी ट्रेडिशनल है उससे अलग होती हैं। शॉर्ट टर्म कॉस्ट करो इन दी मॉडर्न थ्योरी के अंदर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट करो है एज ए सोशल टाइप शेप और बाउल शेप रादर देन यू शेप। मतलब कि एक तरह से ना इनकी इस तरह से बनती हैं, आप अगर इनकी देखोगे तो इस तरह से ठीक है, ये आपकी इनकी शेप कह सकते हो। एज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करो इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में आपकी होती है। द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट करो हैज़ ए यू शेप इवन इन द मॉडर्न थ्योरी। हाँ, ये जो है आपकी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट ये आपकी मॉडर्न में भी और आपकी जो ट्रेडिशनल दोनों में इसका शेप जो होती है हमेशा क्या रहती है, यू शेप रहती है। लॉन्ग रन देखा है, लॉन्ग रन कॉस्ट करो इट इज़ एल शेप ड्यू टू प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल कॉस्ट। लॉन्ग रन की जो कॉस्ट करो होती है ना वो एल शेप की होती है। एक तरह से आप इसका फिगर देखोगे तो इस तरह से होती है इसकी, ठीक है, लॉन्ग रन कॉस्ट करो। क्यों? क्योंकि मैनेजरियल कॉस्ट, टेक्निकल प्रोग्रेस और लर्निंग इन सभी के कारण से। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम एक तरह से ना ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना ना तो आउटपुट बढ़ाया जाता है ना कम किया जाता है, और वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है ना वो एक तरह से आप कह सकते हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। फर्म क्या होती है आपकी? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय पीपल। फर्म की डेफिनेशन है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, किसकी डिमांड पे? लोगों की डिमांड पे। इंडस्ट्री इन फर्मों का ग्रुप होता है, समूह होता है, ठीक है, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है एक जैसी, ठीक है। मतलब जैसे मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, वो सारी एक तरह से फर्में कह सकते हैं आप। जैसे ओप्पो है, ठीक है, और सैमसंग है, ये सारी एक तरह से फर्म है, ठीक है। और अगर इकट्ठा उनको बोला जाए ना तो वो इंडस्ट्री बन जाती है, मोबाइल इंडस्ट्री एक तरह से। परफेक्ट कंपटीशन ऑक्योर्स व्हेन देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जब बहुत सारे नंबर्स में बायर्स हों, खरीदार बहुत सारे हों, सेलर भी बहुत सारे हों। फॉर ऑल एन इंसिडेंटल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक ही तरह के प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर भी हों, साथ में बहुत सारे बायर्स भी हों। सेलर्स आर प्राइस टेकर्स एंड हैव नो कंट्रोल ओवर द मार्केट। कंट्रोल नहीं होता भाई इनका कोई भी मार्केट में, ठीक है, प्राइस टेकर होते हैं। देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री ऑन एग्जिट। इसमें किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होता, कोई भी इसमें इंटर कर सकता और एग्जिट कर सकता। कंडीशन क्या होती है इसकी? यही अभी जो इसकी डेफिनेशन में पढ़े वही हैं कि बहुत सारी फर्में होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, फ्री एंट्री होती है, एग्जिट होती है, एक जैसा प्रोडक्ट होता है इसमें, और परफेक्ट नॉलेज होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री और फर्म दोनों का बात करेंगे हम, दोनों ही शॉर्ट रन में आएंगे और लॉन्ग रन में। ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, फर्म इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है, कब होती है? व्हेन इट डज नॉट वांट टू इंक्रीज, ना तो इंक्रीज करना चाहते और ना ही डिक्रीज किसको? अपने आउटपुट को। इट वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय इक्विटिंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, कैसे? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू करके। और इसकी एक कंडीशन और है कि जो मार्जिनल कॉस्ट करो है कट द मार्जिनल रिवेन्यू फ्रॉम द बिलो। एक तरह से ना इस तरह से करती है कट इसको बिलो, ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट की है आपकी और मार्जिनल रिवेन्यू की। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देखते हैं हम। शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच द फर्म कैन वेरी द आउटपुट बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें फर्म जो होती है आउटपुट को चेंज कर सकती है, किन को चेंज करके? केवल वेरिएबल फैक्टर को। और जब ऐसा करती है तो इसके पास 3-4 कंडीशन आती है, कौन कौन सी? एक तो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वन प्राइस इज़ हायर देन द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। जब आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा है किससे भाई? शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से, तब आपके पास होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जब प्राइस और आपकी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है वो दोनों क्या हों? बराबर होती हैं, तब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सब नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्राइस इज़ लोअर देन शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, जब प्राइस आपकी कम होते हैं किससे? शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से, तब आपके पास सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, अभी बात की हमने फर्म की, इंडस्ट्री की। जब सारी ऊपर वाली जब फर्म में सारी वन ऑल फर्म्स आर इक्विलिब्रियम, जब सारी फर्में इक्विलिब्रियम में होती है ना तो सारी इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री जो है वो भी आपकी इक्विलिब्रियम में होती है।
इसके अंदर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। ये आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है इंडस्ट्री का। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग रन में किसकी और फर्म की। इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है इन विच फर्म कैन चेंज इट्स प्लांट एंड प्रोडक्शन सेल। ये पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पर फर्म अपनी प्लांट और प्रोडक्शन की स्केल है उसको चेंज करती है, और इसके अंदर ऑल कॉस्ट है ना वो वेरिएबल होती हैं, सारी की सारी कॉस्ट है वेरिएबल, और इसमें क्या होता है केवल अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन देखिए, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और इसमें भी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कट करेगी आपकी, जैसे ये एक तरह से एम आर कर्व मान लेते हैं, और ये लॉन्ग रन मार्जिनल ये आपको एम आर को नीचे से कट करेगी, ये भी इसकी कंडीशन है। अब आता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री की देखें, इन द फर्म द इंडस्ट्री इन इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग टर्म एंड ऑल फर्म। वही चीज़ है भाई, जब सारी की सारी जो फर्में हैं वो आपकी क्या कर रही हैं, सारी फर्में आपकी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही ना, नॉर्मल प्रॉफिट की पोजीशन में है, तब इंडस्ट्री भी आपकी क्या है लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। वही इसके अंदर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू और इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये आपकी कंडीशन है। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए टाइप ऑफ मार्केट, एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है ये, वेयर मैनी कंपनीज आर प्रेजेंट, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं इन एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर, एंड दे प्रोड्यूस सिमिलर, वो एक तरह के प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करते हैं बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब कि चीज़ें बनाते हैं सिमिलर हैं लेकिन वो होती क्या हैं डिफरेंट होती हैं, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सिंस द प्रोडक्ट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है आपका अलग अलग होते हैं बिटवीन फर्मों के बीच में, ईच फर्म डज नॉट हैव ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, किसी भी फर्म के पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं होती। इन सच ए मार्केट ऑल फर्म्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट, सारी की सारी जो फर्में हैं ना अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद निर्धारित करती हैं। देयर फॉर इट फेसिस डाउनवर्ड स्लोप डिमांडिंग करो, डाउनवर्ड की तरफ इनका स्लोप आता है डिमांड का। करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसकी खासियत विशेषताएं मोनोपोलिस्टिक में, लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स एंड बायर्स होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है सिमिलर होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, ठीक है एक तरह के होते हैं, लेकिन जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बात कर लेते हैं, ठीक है मोबाइल वैसे सिमिलर हैं लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है। फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, प्राइस कंट्रोल, ठीक है इनपरफेक्ट नॉलेज होती है, और इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म देखेंगे ना, शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम में आउटपुट है, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड, यहाँ पर जो आउटपुट है आपका वो बढ़ाया जा सकता है, आउटपुट बढ़ाया जा सकता है, ओनली चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। और यहाँ पर जो आपकी कंडीशन बनेंगी वो कौन कौन सी बनेंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में आपका देखते हैं तो आउटपुट जो है आउटपुट वो आपकी इंक्रीज़ की जा सकती है बाय मेकिंग चेंजेस इन बोथ, दोनों में वेरिएबल के अंदर फिक्स्ड फैक्टर के अंदर दोनों में चेंज करके आपकी जो है आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। और यहाँ पर कंडीशन बनती है नॉर्मल प्रॉफिट की। बस इतना ही, ये था आपका कंप्लीट एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी यूनिट नंबर 2 ठीक है, जो हमने लगभग एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। एज ए क्विक रिवीजन के तौर पर आप इसको कह सकते हैं, डिटेल्ड नहीं है क्योंकि डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जितना अपने पास अभी टाइम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे।